प्रिय साथियों, हिंदी की धुआंधार क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में बिना विलंब किए हुए सीधे मैं आपको बताता हूं व्यंजन। पिछली वीडियो में हमने आपको स्वर बताया, स्वर के प्रकार बताए, और आज हम व्यंजन बताने वाले हैं। और खासकर उन सभी चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम लेकर के आए हैं। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे आपके काम की चीज़ लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन है। व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और अभी पीछे जो आपने स्वर पढ़ा था, स्वर में किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है उसको बोलने के लिए, उसको उच्चारित करने के लिए, तो व्यंजन में स्वर की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम कुछ उदाहरण लिखे हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे लिखा है क, ख, च, तो ये जो का है, ख है, च है, ये सब में देखिए ये है स्वर लगे हुए हैं, तब जा कर के ये हमारा व्यंजन बना हुआ है। जैसे कोई एक का वर्ण है तो इस का वर्ण में आधा क प्लस आ, ये आ स्वर मिल करके तब एक क जो कि व्यंजन है का निर्माण करते हैं। ऐसे क, ख, च, ज जो भी अक्षर है सब में एक स्वर जरूर जुड़ा होता है। और देखिए यहाँ पर एक संधि को समझाया गया है, क्योंकि संधि में भी स्वरों का मेल होता है। और यह स्वर किस प्रकार से स्वर संधि बनाते हैं, कैसे विसर्ग संधि होता है, कैसे व्यंजन संधि होता है, ये सब चीज़ों को हम अगर ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो आगे संधि पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर हम ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं और संधि की चीज़ हम संधि में पढ़ लेंगे। इसके तुरंत बाद आता है स्पर्श व्यंजन। आइए हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इन सब को हम जानेंगे। वैसे लिखा हुआ स्पर्श का अर्थ होता है छूना, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जैसा कि एक परिभाषा लिखी हुई है कि जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श करके होता है उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंग का मतलब हो गया तालु, कंठ, मूर्धा से स्पर्श करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं। उन 5 वर्ग में 25 वर्ण होते हैं, अर्थात 25 व्यंजन होते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में 25 व्यंजन हैं। इन 25 व्यंजनों को हम जब उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो इतने प्रकार के स्थानों से यह व्यंजन का उच्चारण करने में स्पर्श होता है। जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, इतने हमारे शरीर के अंगों से यह व्यंजन बोले जाते हैं या इनसे स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होता है। और सबकी संख्या 5-5 होती है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कंठ या कंठ से उच्चारित होने वाले स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 5। ऐसे तालव्य 5 होते हैं, मूर्धन्य 5 होते हैं, दंत 5 होते हैं और ओष्ठ 5 होते हैं। टोटल 25 व्यंजन होते हैं। ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन के नाम से कहलाते हैं या वर्गीय व्यंजन के नाम से कहलाते हैं। इससे तमाम प्रश्न कई बार आए हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, आप उसको देख लीजिए। लिखा है इनकी संख्या 25 होती है, जैसा कि ऊंचे हमने बताया है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। 2 और कौन होते हैं वो हम आगे बताएंगे। व्यंजन टोटल 33 होते हैं। अब आपको स्वर वाले वीडियो में बताया था। जैसे 25 इसमें क्या होते हैं? स्पर्श होते हैं। 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। ये सब मिला करके 33 होते हैं। अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श को भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ बताएंगे कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। परिभाषा लिखी है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें हम कंठ व्यंजन कहते हैं। यह 5 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ये का वर्ग के 5 व्यंजन होते हैं। दूसरा है तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जीभ का मध्य भाग होता है जो कि तालु को स्पर्श करता है उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये भी 5 होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। च वर्ग के सारे जो वर्ण हैं ये हैं तालव्य होते हैं। और इसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है वह हमारे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इसमें ट वर्ग के सभी व्यंजन आ जाते हैं। ये ट वर्ग के सारे व्यंजन जो हैं ये ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सब आपके 5 व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इनको याद कर लेना है, इन व्यंजनों को पहचान लेना है, तभी हम
सही से उत्तर कर पाएंगे। कभी कभी जानते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। इस पर ध्यान देना है। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको पहचानिए आप। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है दंत व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग ऊपर दांतों को स्पर्श करता है। जैसे आप बोलिए त, थ, द, ध, न। ये जो आपके ता वर्ग के पांचों वर्ण हैं, इनको बोलने के लिए जो आपकी जीभ है वो ऊंचे दांत से स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंत या दंतीय व्यंजन कहते हैं या दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा होता है ओष्ठ व्यंजन। वो कहीं ना कहीं होंठों से होगा और इसलिए इसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। परिभाषा हम देखते हैं ओष्ठ व्यंजन की। लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म। आप इसका उच्चारण करके देख लीजिए। बिल्कुल आपका ये प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसको ओष्ठीय कहते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। अर्थात जो आप अभी 5 वर्ग पढ़े हैं जिसमें 25 अक्षर होते हैं, उसमें जो पांचवा अक्षर है यानी आखिरी के सबके जो अक्षर हैं उनकी संख्या 5 है, उसे हम नासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उच्चारण ना से होता है। कैसे? जैसे अंग, य, ड़, न, म। इसको बोलते समय हमारी नाक से देखिए भनभनाहट की आवाज़ आती है, इसलिए इसको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो ये पंचमाक्षर जो होते हैं ये सारे नासिक के व्यंजन होते हैं, तो इनको पंचमाक्षर और नासिक के दोनों कहते हैं। अगला फिर लिखा हुआ है म और न, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ये याद रखना, अनुनासिक पूछा जाए तो म और न ये दोनों अनुनासिक व्यंजन होते हैं। आगे हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। बिल्कुल ठीक से पढ़िए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सरल तरीके से बहुत संक्षिप्त में बेहतर चीज़ लेकर के आपके बीच में आया हूँ। देखिए लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा में सीधे लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले। देखिए कम वायु, ये ध्यान देना है। अंतस्थ व्यंजन में जो मुख है और जो नाक है इससे कम वायु बाहर निकले उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यदि उच्चारण आप करें य, र, ल, व, इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो ये है मुख और नाक से बहुत कम वायु बाहर आती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। नोट्स भी आप बनाते चलिएगा, इसको रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अगला हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी, गर्मी मतलब हमारे अंदर की जो प्राण वायु है वह जब बाहर निकलती है, वो गर्म वायु हमारे मुंह से बाहर निकलती है, नाक से बाहर निकलती है। आइए हम उसे समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मैंने इसलिए बताया है ऊष्म मतलब ऊष्मा, एक समझने की ट्रिक है कि जब हम इसका उच्चारण करते समय हमारे नाक और मुंह से बराबर मात्रा में जो है वायु बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली वायु गर्म होती है, इसलिए मैं इसको ऊष्म व्यंजन कहता हूँ। तो इसमें ये श, 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 हा, ये जो 4 आपके व्यंजन हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। सब नोट करते चलिएगा। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यह किस प्रकार से अन्य व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कुछ अन्य व्यंजनों के सहयोग से बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ है परिभाषा कि जो वर्ण विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बने हैं। योग मतलब जोड़ या जुड़ना, तो जो योग से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छ, क्षत्रिय वाला छ, ये आधा क और ये षटकोण वाला आधा सा से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से जो त्र है ये तो और रा से मिलकर बना हुआ है, और ज्ञ जो है ये ज और य से मिलकर बना हुआ है। ऐसे सरा ये स और रा से मिलकर बना हुआ है। सब में हलंत रहेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण मतलब इसमें 2 गुण होंगे, यानी 2 प्रकार के अक्षरों का गुण धारण करने वाले
जो वर्ण होते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है तो इसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उसके अलावा इसे उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जैसे ड़ा और ढ़ा, ये दो जो हैं ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे देखिए ये आपका है डा, तो ये डा पढ़ा जाता है, लेकिन इसके नीचे जब ये बिंदु लगा दी जाती है तो ये हो जाता है ड़ा। तो देखिए डा का भी ये गुण धारण किए हैं और ये बिंदी लगने के बाद ये ड़ा हो जाते हैं, इसलिए द्विगुण बोला जाता है। दूसरा देखिए ढक्कन वाला ये ढा है, इसके नीचे अगर ये बिंदी लग जाती है तो ये हो जाता है ड़ा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी वजह से इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं अयोगवाह, जो आपने स्वर के साथ पढ़ा था। ये अंग और आहा, ये जो दो वर्ण थे इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह मतलब ये किसी के साथ योजित नहीं होते हैं, इनका न स्वर के साथ योग हो सकता है न व्यंजन के साथ योग हो सकता है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। इनको असंगत वर्ण भी कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है अंग और आहा, ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। ये जो अंग होता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और जिसमें ये दो बिंदी सामने रखी होती है इसको हम विसर्ग कहते हैं। और ये है अनुस्वार और विसर्ग दोनों हमारे न तो स्वर हैं न व्यंजन हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन से पहले हम आपको यहाँ पर आगत स्वर बता देंगे। देखिए अगर कोई पूछे आगत स्वर क्या है तो आप ये समझ लीजिएगा, ये जो आ है और इसके ऊपर इस तरह से ये अर्धचंद्राकार संरचना दिखाई देती है, यह जो आपका स्वर है ये आगत स्वर है। अगर आगत स्वरों को भी मिला दिया जाए तो संपूर्ण स्वरों की संख्या हो जाती है 14। और ये जो आपका आगत स्वर है ये आगत स्वर अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये याद रखना, इससे भी प्रश्न बन जाता है। आगे हम देखते हैं, जिस तरह से आगत स्वर है वैसे ही आगत व्यंजन होते हैं। तो ये दोनों व्यंजनों को आप देखिए, इन दोनों वर्णों को देखिए, ये जो जा है और जा पर ये जो बिंदी लगी हुई है इसलिए इसको हम आगत व्यंजन कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि व्यंजन के कुछ और मूल प्रकार क्या हैं। जैसे देखिए लिखा है कंठ व्यंजन, अह और हा को हम कंठ व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा कंठ योगदान देता है। ऐसे स और या ये तालव्य व्यंजन है, इनका उच्चारण करते समय तालु सक्रिय होता है। उससे पहले देखिए इसको आहा जो लिखा हुआ है इसको कंठ व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए आ और ये जो बिंदी है इसको आहा पढ़ते हैं तो इसमें हा भी आ जाता है, इसलिए इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। क्योंकि हा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो ये आहा और हा ये दोनों कंठ व्यंजन कहलाते हैं। उसके अलावा देखेंगे मूर्धन्य, ये श रा ड़ा और ढा यानी ये उत्क्षिप्त दो, और ये वाला श और ये वाला रा ये मूर्धन्य व्यंजन है। दंतीय व्यंजन कौन कौन से हैं, ल श ज। ल स ज ये जा वही है जो आपको मैंने बताया है, ये आगत व्यंजन जो है ये है भी आपके दंतीय व्यंजन में आते हैं। इसके बाद लिखा है स्वर तंत्रीय व्यंजन, तो हा को स्वर तंत्रीय व्यंजन कहा जाता है। और इसके बाद लिखा है दंतोष्ठ, दंतोष्ठीय व्यंजन, तो जो वा होता है इस वा को हम दंतोष्ठीय व्यंजन कहते हैं। इसको ठीक प्रकार से देख लेते हैं। देखिए जो दंतोष्ठ है ये वा है। फिर दंतमूल व्यंजन जो होते हैं वो न श र ल जा, ये सब दंतमूल व्यंजन भी कहलाते हैं। इसके बाद लुंठित व्यंजन क्या है, रा, रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं, और काकल्य वर्ण हा को बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे लिखा हुआ है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन इसकी क्या परिभाषा है, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं द्वित व्यंजन। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे दिल्ली, बिल्ली, सत्ता, मुक्का। तो ये आधा का और फिर का, अधत्ता और फिर बड़ा ता, अधला और बड़ी ली यानी ला पर बड़ी की मात्रा। ये सब जो हैं देखिए जब आप अधला और ला देखते हैं, अधत्ता और ता देखते हैं, इसके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो ऐसे जो व्यंजन हैं जो एक साथ आते हैं, समान व्यंजन होते हैं, उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है।
अब उसके बाद देखेंगे मात्रिक। तो मात्रिक लिखा है जिसमें मात्रा लगी होती है वह मात्रिक कहलाते हैं। अर्थात कहा जाए मात्रिक वर्ण कौन है या मात्रिक व्यंजन कौन है, तो यदि व्यंजन में किसी भी प्रकार की मात्रा लगी हुई है, जैसे का लिखा हुआ, का पर लिखा हो ए, तो ये मात्रा लगी है तो समझ लो ये मात्रिक वर्ण है। और उसके बाद लिखा है अमात्रिक। अमात्रिक का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिस पर कोई मात्रा ना हो, जैसे लिखा हुआ कमल, कलख, कलश, नगर, तो ये सब हो जाते हैं अमात्रिक, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, खड़ी पाई का मतलब होता है इस तरह की रचना। इन सब व्यंजनों को देखिए, इन व्यंजनों को लिखने के लिए यह पाई जो है नहीं लगाई गई है, सब बिना पाई वाले व्यंजन हैं, इसको हम खड़ी पाई कहते हैं, याद रखना। अब हम आगे देखते हैं, लिखा है खड़ी पाई को हटाकर संयुक्त रूप से कैसे लिखेंगे। जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं यानी उसमें ये खड़ी पाई हटा दिया जाता है, शेष जो अक्षर का हिस्सा बचता है उसको लिख दिया जाता है। जैसे खयाती है तो खा इसे बनता है, इसमें ये हटा दिया गया तो ये आधा खा हो गया। ऐसे लगन है, ये लगन में ये पाई जो है खड़ी वाली इसको हटा देंगे तो ये आधा ग इस तरह से लिखा जाएगा, ये हो गया लगन। तो ये हो गया खड़ी पाई को हटाकर जब हम लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब आगे हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं भैया, सघोष और आघोष। लिखा है घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है सघोष और एक अभी आगे हम बताएंगे आघोष। सबसे पहले हम सघोष देखते हैं। लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रिका के कंपन से होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन हा, अंतस्थ और जा। ये जितना कुछ आपको बताया गया, कई सवाल यहाँ पर आपके समझ लो दिए जा चुके हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि सघोष निम्न में से सघोष वर्ण है, यदि जा दिया गया है, यदि जा दिया गया है तो आपको सही लगाना है। अंतस्थ में से कुछ दिया गया है तो आपको सही लगाना है। यदि हा दिया गया है चारों ऑप्शन में एक, तो ये सही लगाना है। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं इस तरह से जोड़ा और ये ढा, अगर ये दिया गया है तो इसमें से भी कोई एक दिया होगा तो उसको सही लगा सकते हैं। और उसके अलावा सभी प्रकार के जो स्वर हैं उन स्वरों को भी हम सघोष कहते हैं। और उसके अलावा क्या, जो हमारे 25 वर्ण हैं, कौन से वर्ण, वर्गीय, तो ये तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर पड़ने वाले जो वर्ण हैं, इन वर्णों को हम सघोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लिखा हुआ क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें अंग और क्या, घ और क्या तीसरा क, ख, ग, गा, इन तीनों को हम रखेंगे सघोष के अंतर्गत। तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब यही हुआ। आप क्रम बना लीजिए, सारे वर्ग लिख लीजिए, उसमें तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर जो जो वर्ण आएंगे वो सब सघोष के अंतर्गत जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे है आघोष। लिखा है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, केवल श्वास की आवश्यकता हो बोलने के लिए, उसे हम आघोष कहते हैं। यानी सिर्फ श्वास यानी जो प्राणवायु है वो सहयोग करे तो समझ लो कि वो सघोष न होकर के आघोष है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, अभी मैंने बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा, उसको छोड़ करके पहला और दूसरा स्थान के जो वर्ण हैं व्यंजन के वर्गीय, वह सारे इसमें आएंगे। तथा ये श, श, श और ये जो आपका आगत व्यंजन है फ, यह भी इसी में आएगा। इन सब को उच्चारित करने के लिए हमारे जो अंदर की श्वास है उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये होते हैं आघोष। फिर आगे हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर ये दो प्रकार के हमारे होते हैं वर्ण, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ठीक है ना। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, लिखा है प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। विषम वर्ण का मतलब क्या होता है, जो विषम संख्या के स्थान पर पड़ रहा हो, जैसे पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पर जो आपका व्यंजन में वर्ण आता है वो अल्प प्राण कहलाता है। उसके अतिरिक्त जो अंतस्थ हैं, जो अंतस्थ व्यंजन हैं और सभी स्वर, ये क्या हैं, अल्प प्राण हैं। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब प्राणवायु। कम प्राणवायु जिनको बोलने में बाहर आती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। बस बात इतनी सी है। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण का मतलब होता है सम वर्ण। सम वर्ण मतलब
अभी विषम का मतलब पढ़ा था, वह संख्याएं जो विषम होती हैं उनके स्थान पर पड़ने वाले वर्ण। सम मतलब सम संख्याओं के स्थान पर पड़ने वाले वर्ण, जैसे 2 और 4 ये सब सम संख्याएं हैं ना। तो क के बाद क्या आता है, खा। खा किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो ये समवर्ण हुआ। ऐसे ग क ख ग घ, घ किसके स्थान पर पड़ेगा, चौथे नंबर पर, तो ये भी हमारा सम है, तो ये वर्ण हमारा समवर्ण कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है, महाप्राण का मतलब, महा मतलब अधिक, और प्राणवायु मतलब वायु जो बाहर निकलती है, जिनका उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब देखिए हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। पहला लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों और व्यंजनों की संख्या होती है 52। ठीक है ना। इस 52 में क्या नहीं जोड़ा गया है, आगत स्वर कौन, ये नहीं जोड़ा गया है। और क्या नहीं जोड़ा गया है, आगत व्यंजन कौन, फ और पा, ये आगत व्यंजन भी नहीं जोड़े गए हैं, इसको आप याद रखेंगे। कुछ और वर्ण हैं वो भी नहीं जोड़े गए हैं, वो तो अलग अलग आपको पढ़ा ही दिया गया है। उसके अलावा लिखा, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। 10 क्यों होती है, क्योंकि इसमें री को नहीं गिना जाता है। उसके अलावा लिखा है, व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या 51 होती है। उदय नारायण तिवारी ने कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 51 मानी है। यह भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। अब एक गुरु हैं कामता प्रसाद। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, उन्होंने 46 को ही सिर्फ वर्ण माना है और बाकी को वर्ण नहीं माना है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। ये सब सवाल आ सकते हैं, ये 45, 46, 51 ये सब आपको याद रखना है। तो ये था हमारा व्यंजन। ये व्यंजन मैंने आपको बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि व्यंजन आपको कम समय में ठीक प्रकार से आ गया होगा, और हम आशा करते हैं कि आप इसको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में हिंदी बेहतर कर पाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।